नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स और सी टाइम्स के हमारे खास कार्यक्रम यानी कि खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही माउंटेन मैन अंकित सेन जी से। तो आइए जानते हैं उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस, उन्हीं की ज़बानी। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जय हिंद मैम। जय हिंद ऑल ऑफ जय यू। हिंद। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप जबलपुर के स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इसके अलावा आप किन-किन संस्थाओं से और जुड़े हुए हैं? मैं प्रोफेशनली तो माउंटेनर हूँ, जी, पर माउंटेनिंग के साथ साथ मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। जी, और जबलपुर को स्वच्छ बनाने में सबका योगदान होता है, तो मुझे भी लगा कुछ करना चाहिए। जी, जी, और जबलपुर स्मार्ट सिटी से पहले मैं जुड़ा, और साइकिल फॉर चेंज का मैं ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ लगातार 2 साल। जी। उसके बाद इस साल मुझे स्वच्छता वॉरियर्स की टीम ने शहर का कैप्टन बनाया, अच्छा, स्वच्छता जी, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। जी, जी। और अपना नगर निगम के साथ मिलकर अपनी टीम के साथ जबलपुर को नंबर 1 बनाने में एक छोटा सा वाह! प्रयास है। क्या बात है, बहुत। ये बताइए कि आपकी एजुकेशन कब और कहाँ, कैसे-कैसे हुई? मैं रहने वाला गांव का हूँ, मझौली के पास छोटा सा गांव है पड़रिया। ओके। और वहाँ से मैंने स्कूलिंग की पढ़ाई करी, 6वीं हुँ, तक हुँ, मैंने वहाँ पढ़ाई करी। उसके हुँ। बाद मैं जबलपुर में आके लक्ष्मी नारायण स्कूल नगर निगम का हाई सेकेंडरी स्कूल है, जी, वहाँ से मैंने 12th पास किया है। और जी, उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई कटंगी प्रज्ञा कॉलेज से की है। जी। पढ़ाई मेरी बीकॉम तक हुई है, मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है। उसके हुँ, हुँ। बाद प्रोफेशनली माउंटेनिंग के उसमें ही आगे बढ़ता गया। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो ऐसे में आपके पेरेंट्स को आपने कैसे कन्विंस किया या उनका क्या रिएक्शन था जब उन्हें आपने बताया कि मुझे इस तरह का कोई काम करना है? मैं एनसीसी 2015 ज्वाइन किया, जी, बनएमपी बटालियन घंटाघर का मैं कैडेट रहा हूँ। और 2016 में एक माउंटेनिंग का कैंप आया, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स का, ओके। हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे बटालियन में, एनसीसी में। जी, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था माउंटेनिंग होता क्या है और बेसिक कोर्स क्या होता है। जी, पर हमारे जो कर्नल सर थे उन्होंने मेरी हेल्प करी, और वो बोले कि तुम माउंटेनिंग कर सकते हो, आप इस फील्ड में जाओ, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत कम ही लोग इस फील्ड में होते हैं। जी, तो जी। मैंने प्रयास किया और फिर अपने फैमिली को बताया कि मैं दार्जिलिंग जा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग के लिए, हुँ, जहाँ पे माउंटेनिंग का बेसिक कोर्स कराया जा रहा है। और लगभग एनसीसी के 1200 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 20 बच्चे फाइनली वहाँ दार्जिलिंग पहुंचे। उसमें मेरा भी नाम था मध्य प्रदेश की तरफ से। ओके। जब उस कैंप में गया तो मुझे माउंटेनिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। घर वालों को बताया तो वो भी बोले कि कोई दूसरा खेल खेलो, कबड्डी है, फुटबॉल है, हाँ हॉकी जी, है, जी। माउंटेनिंग ही क्यों करना है। और इस गेम में किसी ने बताया होगा पेरेंट्स को कि इस गेम में हार जीत नहीं होती, जीना मरना होता है, वहाँ बर्फ गिरती है, ये हुँ, मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जबलपुर का, ठंड में कैसे रहेगा, बहुत हुँ, सारी चीज़ें। तो मम्मी पापा, गांव में और भी लोगों से बात किए, बड़े पापा बड़ी मम्मी, सब ने मना कर दिया। बोले नहीं, कहीं नहीं जाना है, आप आर्मी की तैयारी करो, हुँ, हुँ। पुलिस की तैयारी करो, जी, बस और कुछ नहीं करना है, आप जबलपुर गए हो, एनसीसी करो, बस ठीक है। पर बड़े भैया लोगों ने सपोर्ट किया, बोले अगर वो फौज में भी जाएगा तो कभी ना कभी उसको कहीं ना कहीं सियाचिन या लद्दाख, कहीं ना कहीं बिल्कुल, पोस्टिंग तो बिल्कुल। मिलेगी। जी, तो उसको करने दो, अगर उसको माउंटेनिंग में इंटरेस्ट है और वो कर हुँ, सकता है तो। फिर मैं पेरेंट्स को समझाया, तो फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि पापा मुझे इलाहाबाद तक छोड़ने गए थे। हाँ जी, और इलाहाबाद में भी उनने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले बेटा मत जाओ, चलो रिटर्न घर चलते हैं। हाँ, तब मैं वहाँ रोने लगा, मतलब आंखें नम हो गई कि पापा मना कर रहा है। फिर मैं उनको बोला कि अच्छा ये कैंप कर लेने दो, अगर इसमें कुछ अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं माउंटेनिंग छोड़ दूंगा। हाँ जी, तो ओके। वो यादगार था। जी, तो क्योंकि क्या होता है कि अक्सर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, ये थोड़ी-सी अलग फ़ील्ड है और ज़्यादा लोग इस बारे में जानते नहीं हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उनका रिएक्शन तो स्वाभाविक था, जो भी है। तो ये बस ऐसा हो गया या आपको बचपन से शौक था? मतलब इस तरफ इंटरेस्ट कैसे आया आपका? हम एनसीसी के दौरान, जब मैं वो कोर्स किया बेसिक हुँ, माउंटेनिंग कोर्स, तो माउंटेनिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाना कि हुँ, माउंटेनिंग की फील्ड क्या है, कैसे हार्नेस पहनना है, कैसे हेलमेट पहनना है, हुँ, क्लाइंब कैसे करना है, रात में टेंट में कैसे रुकना है। हुँ, हुँ, तो हुँ, उसी बीच में वहाँ पे हमारा एक मोटिवेशनल सेशन था, जिसमें डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा, जो कि पहली दिव्यांग महिला हैं विश्व की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है, जी, और उनका एक पैर कट चुका है। हुँ, वो मेरी गुरु माता हैं और मैं उनसे मिल भी चुका हूँ। जी, तो मैंने उनको अपना आदर्श बना के और उनकी सारी स्टोरी सुन के तब मुझे लगा कि क्यों ना मुझे भी माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहिए। मैं एक छोटे से गाँव से हूँ, अगर कभी फ्यूचर में मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, तो मेरे गाँव का, मेरे जबलपुर शहर का और मध्य प्रदेश का बहुत सारा नाम रोशन होगा, और मुझे ये मौका मिला है, तो मैं कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि वो दिव्यांग होने के बाद अगर जी, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर सकती हैं, तो मेरे तो भगवान ने पैर दिए हैं, जी, और मुझे करना चाहिए। मुझे तब से ये लगा, और मैं उनकी सारी वीडियोज़, फ़ोटोज़ देखता था जी। और उनको फ़ॉलो किया, और फिर मैंने अपनी माउंटेनिंग की प्रैक्टिस
चालू करी। जी। तो ये बताइए कि अब तक आपने किन-किन माउंटेन्स पर क्लाइंब किया है? मैंने 2016 बेसिक माउंटेनिंग कोर्स दार्जिलिंग से किया है, हिमालय हुँ, हुँ। माउंटेन इंस्टीट्यूट से, हुँ, और उसके बाद 2017 मेरा एनसीसी के दौरान सिलेक्शन हुआ माउंट जोगिन गढ़वाल हिमालय के लिए, जिसकी ऊंचाई है 6116 मीटर। ओह! उसका भी सिलेक्शन काफ़ी टफ था। जी। उसमें डीजी एनसीसी जो हमारा मेन होता है एनसीसी का ग्रुप हेडक्वार्टर, वहाँ से एनसीसी की ओवरऑल इंडिया की टीम बनी थी, ऑल इंडिया एक्सपीडिशन ट्रैकिंग। तो उसमें हर यूनिट से, हर डायरेक्टरेट से 2-2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मध्य प्रदेश से हमारा नाम गया और हम यहाँ से भोपाल और भोपाल से दिल्ली पहुँचे। जी। जब हम दिल्ली पहुँचे तो हमें इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और वहाँ 22 से 23 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। जी। हम माउंट जोगिन गए सितंबर 2017 में, और हमारा वहाँ लगभग 10 दिन तो हमारा प्रैक्टिस सेशन रहा और आर्मी वाले हमें ट्रेनिंग देते थे। हुँ, हुँ। उसके बाद फिर हम गढ़वाल हिमालय पहुँचे, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग ली और जब हम चलना स्टार्ट किए माउंट जोगिन हमने सबमिट किया था करीब 13 से 14 लोगों ने, और वो मेरा एक्सपीरियंस पहला था माउंट जोगिन का। जी। उसके बाद फिर मैं 2018 हमटा पास, 2019 बिरगू लेक, हुँ, हुँ। फिर संदकफू नेपाल, ऐसे छोटे-छोटे ट्रैक करना मैंने स्टार्ट किया। जी। क्योंकि माउंटेनिंग में क्या होता है, बॉडी को एक्लेमेटाइज़ करना होता है। हाँ जी। आपको उस वातावरण के अनुसार रहना पड़ेगा। अगर जी। आप किसी भी माइनस टेम्परेचर में जा रहे हैं, तो एकदम से आप माइनस में नहीं रह पाएँगे। बिल्कुल। आपको उसके पहले प्रैक्टिस करनी होगी, जी, बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल। पहुँच के। तो ऐसे मैंने लगभग 12 से 13 कैंप किए हैं, हिमाचल हमटा पास में और बिरगू लेक वगैरह में, उत्तराखंड वगैरह में। जी। तो छोटे-छोटे ट्रैक मैं करता रहता हूँ। अभी भी मैंने कुछ महीने पहले ही करेली लेक एक ट्रैक किया है। अच्छा, ओके। तो क्योंकि बाकी समस्याओं के साथ-साथ एक वेदर भी एक बड़ा दुश्मन होता है, बिल्कुल। इस चीज़ में कि भई कब कैसा हो जाए वेदर, तो उससे भी लड़ना, निपटना जी, या उसकी से बचत के लिए चीज़ें लेकर चलना भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल। जी, तो ये बताइए कि एक ट्रिप लगभग कितने दिनों का हो सकता है और कितना खर्च आता है और आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? मैंने अभी रिसेंटली 2023 में जी, 7 महाद्वीप में से 2 महाद्वीप सबमिट किए हैं। जी, मैं 26 जनवरी को 2023 में अफ्रीका गया था। अफ्रीका का सबसे ऊँचा जी, शिखर है माउंट किलिमंजारो। जी। उसको 26 जनवरी में राष्ट्रीय ध्वज लहराया। अच्छा, तो वो कैंप मेरा लगभग 5 से 6 दिन का था, लेकिन उसके पहले हम जो कैंप करते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट या बड़े-बड़े जो कैंप हैं, त्रिशूल से लेके सतोपंथ, जो बड़े माउंटेन्स होते हैं, वो लगभग 60 से 62 दिन के होते हैं। ओके। और जो कोर्स होता है हमारे, जैसे हमने बेसिक कोर्स किया है, वो 28 दिन का होता है। तो बेसिक एडवांस कोर्स मैंने जो किए हैं, वो 28 दिन के होते हैं और उनकी फ़ीस तो कम होती है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं। पर हुँ, आप हुँ, जो प्राइवेट कैंप करते हैं, जैसे मैं अफ्रीका गया, माउंट किलिमंजारो, उसका हुँ, लगभग खर्चा 3.5 लाख रुपए था। ओके। आना-जाना, ये सारी चीज़ें करना। तो इसको मैनेज करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ जी, जाती हैं, बिल्कुल। क्योंकि छोटे से परिवार से निकल कर, इस गाँव से निकल कर यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा है, पर सपना है, ड्रीम है, तो पूरा तो बिल्कुल, करना है। पैशन है तो फिर ज़रूर सक्सेस जी। मिलेगी। तो यानी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ हेल्प मिलती है हाँ, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल? अभी ये बहुत अच्छा मतलब चालू हो गया इस फ़ील्ड में कि सेंटर में आपको तेनजिंग नोर्गे अवार्ड मिलता है। जैसे हमारे अर्जुन अवार्ड, जी, बहुत जी, सारे अवार्ड्स जी। चालू हैं। ऐसे हमारे माउंटेनिंग की फ़ील्ड में भी तेनजिंग नोर्गे अवार्ड दिया जाता है और स्टेट में विक्रम अवार्ड चालू किया गया है साहसिक खेलों में। ओके, जी। तो ये बताइए कि आपको माउंटेन मैन का खिताब मिला हुआ है, तो ये कैसे, कब और किसके द्वारा मिला? सोशल मीडिया में जब वीडियोज़ डलने लगी माउंटेनिंग की और फ़ोटोज़ डलने लगी, लोग बधाई देने लगे। जी। तो बहुत सारे लोग पहाड़ी आदमी लिख रहे हैं, तो कोई अच्छा, कोई मुझे माउंटेन मैन कह रहा है, कुछ भी। जी, 2017 मुझे याद है जब माउंट जोगिन हम चढ़े, रात को मेरी नाक से ब्लीडिंग होने लगी, जी। बहुत ज़्यादा नाक से खून निकल गया और -7 17 से लेके 33 से 37 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा था उस बीच हुँ, में, हुँ, और बॉडी बिल्कुल काम करना बंद कर दी थी। सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मैंने घुटने टेक लिए थे और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। हुँ, हमारा जो मेडिकल स्टाफ था उसने मुझे मना कर दिया कि आप मेडिकल अनफिट हो गए, आपका टेम्परेचर बॉडी का कम होते जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और बर्फबारी बहुत सारी हो रही है, तो आप नीचे जाइए। हुँ, हुँ, पर मुझे फिर ये सारी चीज़ें लगी कि मैं यहाँ तक इतनी मुश्किल से पहुँचा हूँ, दोबारा तो ये मौका मुझे मिलेगा नहीं, और अगर आज लौट गया तो फिर मैं आगे माउंटेनिंग कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो मैं 2 घंटे रेस्ट लिया और मैंने उनको बोला कि नहीं, अब कुछ भी होगा मैं फेस करूँगा। माउंटेन में जो लोग खत्म होते हैं, उनकी बॉडियाँ वहीं रह जाती हैं। हुँ, तो मैंने उनसे बोला, उन्होंने मुझे बताया कि अगर डेथ हो जाएगी तो हम आपको नीचे भी नहीं लेके जाएँगे। हुँ, तो मैं 2 घंटे रेस्ट किया, बहुत सारी चीज़ें सोचा, मम्मी-पापा सब याद आए। जी, पर फिर मैं लास्ट में ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे करना है, और मैंने सर से बोला कि मैं बिल्कुल चढ़ूँगा और मेरी बॉडी अब रिकवर हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं आगे बढ़ूँगा। तब मैं सुबह 4 बजे वहाँ ऊपर पहुँचा और देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराया। हुँ, जब देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराया तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे बधाई दी और कुछ लोगों ने लिखा कि
रियल माउंटेन मैन तो आप ही हो। जी, तो उस दिन से मुझे सारे लोग ये माउंटेन मैन बोलने लगे हैं। आज पूरा जबलपुर मुझे माउंटेन माउंटेन मैन के मैन, नाम से जानता है। क्या बात है। जी, तो ये बताइए कि आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, तो वो कैसे मिले और कब मिले उसके बारे में कुछ बताइए? 26 जनवरी 2023 में माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है, जी। हम वहाँ पहुंचे और हमने स्टेला पॉइंट पे 350 फीट का हुँ, हुँ। भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराया। हमारे साथ पंजाब से रामचंद्र थे। जी। हम दोनों ने मिलके डिसाइड किया था कि माउंटेन तो चढ़ रहे हैं पर इस बार कुछ रिकॉर्ड बनाना है, कुछ हुँ, अलग करना है। जी। तो हमने भारत देश का 350 फीट का तिरंगा लहराया 26 जनवरी को, और फिर उसको हमने इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड हुँ, हुँ। और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया। जी, ओके। काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है हाँ, ये, हम सभी के लिए भी। तो ये बताइए कि आपकी अब तक की जर्नी में किस तरह की समस्या आई और आपने किस तरह से उनका सामना किया? माउंटेनिंग का जो गेम है एडवेंचर, ये तो मतलब समस्याओं से ही भरा है। मतलब जी, हर एक बिल्कुल। कदम पे हमें कुछ ना कुछ एडवेंचर मिलता है करने के जी, लिए। हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं शुरू से ही। हमें हैबिट में लाना होता है कि हमें कैसे सरवाइव करना है, नाइट कैसे काटना है, जी। वहाँ कैसे रहना है। बहुत सारे माउंटेन्स में ये होता है कि ऑक्सीजन लेवल का जो है, मतलब 16,000 फीट के ऊपर आप जाओ तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, हुँ, तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलो। जी। बहुत सारे माउंटेन्स में ऐसा होता है कि हम कुछ बना नहीं पाते हैं, तो हमें ड्राई फ्रूट्स में रहना पड़ता है, पानी में रहना, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमें 2-2 दिन पानी भी नहीं मिलता। ओह! खाना वगैरह तो ऐसा होता है कि 14,000 फीट के बाद अब ऐसा होता नहीं है। अगर आप नॉर्मली दलिया से लेके आपके पास कोई एनर्जी कुछ ऐसा है जो जल्दी बन जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पहले फेस करते हैं। हम यहाँ हुँ, पे छोटे-छोटे लोकल ट्रैक करते हैं और उनमें ये सारी चीज़ें फेस करते हैं हुँ, कि हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, अब हमें कैसे सर्वाइव करना है। हुँ। तो ये सारी चीज़ें हम यहीं से तैयारी करके जाते हैं। ये काफ़ी मुश्किल सुनने में इतना मुश्किल लग रहा है तो आपने तो किया है। तो वही मैं आपसे अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो अपने कंफर्ट का सारा सामान रखते हैं। लेकिन जब आप माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए निकलते हैं तो उसमें आपको वेट कम लेकर चलने के लिए तो वेट कम होना चाहिए। क्या-क्या सामान छोड़ना, कैसे चयन करते हैं आप? कितना मुश्किल होता है? यहाँ पे 10 दिन से 15 दिन पहले ही हमारी पैकिंग स्टार्ट हो जाती है, हुँ, और उस हुँ। 10 दिन में हम जो हमारी लास्ट की चीज़ें होती हैं, जो हमें ऊपर यूज़ करना है, हुँ, और वो बहुत कम ही चीज़ होती है। ऊपर यूज़ करने में मतलब नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स हुँ, या इलेक्ट्रोल मेडिकल से चीज़ें जो होती हैं, बस वो रहती हैं। तो हम हुँ, उसको सबसे पहले रखते हैं। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हम कौन-कौन सी चीज़ों को रास्ते में यूज़ कर रहे हैं और फिर उसको हम कहाँ रख सकते हैं। हम किसी भी माउंटेन में चढ़ने के पहले उसके बेस कैंप में अपना बैग रख देते हैं, लगेज। लगभग फिर भी एक माउंटेनियर्स को 14 से 15 किलो वेट उठाना होता है, ओह! इतना क्योंकि वेट आपका लेके चल ऑक्सीजन सिलेंडर, हुँ, आपके जैकेट्स, डाउन पैंट, फिर आपका रेनकोट, पोंचो, उसके बाद मेडिकल किट, ट्रेकिंग शूज़, हुँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हेलमेट, आइसेक्स, हार्नेस, डिसेंडर, बहुत सारी माउंटेनिंग की जो चीज़ होती है, जो आप नहीं छोड़ सकते। हुँ, तो ऐसा आपको लगभग 14 से 15 किलो वेट तो आपको उठाना है। उठाना ही वो है। आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आप यहाँ अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हुँ, आप जहाँ भी रह रहे हैं, आप यहाँ अगर 15 से 20 किलो उठा रहे हैं, हुँ, तब हुँ, आप हुँ। वहाँ 14 से 12 किलो उठा पाएँगे। ईज़िली उठा पाएँगे। जी, जी, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ता होगा, कोई चीज़ नहीं है तो उसके बिना भी काम करना ही है। बिल्कुल। जी, तो ये बताइए कि आप माउंटेन क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं? हाँ, मैं जब माउंटेनिंग में आया 2016, जी, तो बहुत सारे एनसीसी के बच्चे मेरे साथ जुड़े। जब मैं जी। 16 माउंटेनिंग करके आया तो मुझे 2-3 बेस्ट कैडेट का एनसीसी में और बटालियन में मुझे अवार्ड मिला। तब बच्चों को बताया गया कि ये हमारी यूनिट से थे और इन्होंने माउंटेनिंग की। हुँ, हुँ। तब से बच्चे जुड़ने लगे और फेसबुक में मैं फ़ोटोज़ डाला तो तब भी बच्चे जुड़े कि सर हमें करना है, हम करना कैसे है। आए हैं, जी। इस फ़ील्ड में कैसे जाते हैं, हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो हुँ, मैंने यहाँ पे लोकल लेवल पे छोटे-छोटे कैंपिंग कराना चालू किया, ओके, और हमने यहाँ कैंपिंग कराई। उस कैंपिंग में जो बच्चे मुझे लगे कि हाँ, ये कर सकते हैं, उनको हमने कोर्स के लिए भेजा। ओके। बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद माउंटेन इंस्टीट्यूट से बेसिक रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स किया है, एडवांस रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स किया और कोचिंग का। ओके। और कुछ बच्चे मेरे माउंटेनिंग फील्ड में हैं जिन्होंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया है, एडवांस कोर्स भी कर लिया है, और हुँ, एक बच्चा मेरा ऐसा है जो मेरे साथ अफ्रीका गया था माउंट किलिमंजारो। ओह! अच्छा। और 2 बच्चे मेरे ऐसे हैं जो रॉक क्लाइंबिंग बहुत अच्छा किए हैं। हुँ, हुँ। तो ऐसे 7 से 8 बच्चे मेरे पास अभी जबलपुर में हैं, जो कि नेशनल लेवल पे माउंटेनिंग कर रहे हैं। अरे वाह! तो ओवरऑल आपके ट्रेनिंग सेंटर में कितने स्टूडेंट्स मेरे हैं? पास लगभग 120 बच्चे हैं। अच्छा, तो आपने कब शुरू किया था ये सेंटर?
मैंने 2019 कोविड में हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो हम लोग ऐसा होते थे, कहीं भी जाते थे प्रैक्टिस कर लेते थे, कोई रोक-टोक नहीं थी। पर कोविड में अब सारी चीज़ें बंद हो गई, बिल्कुल। तो लगा कि सारी चीज़ें बंद हो गई, कैसे करें? तो हमने साइक्लिंग से स्टार्ट किया। हम जबलपुर से मैहर साइकिल से निकले जी। और हम लगभग उस समय 15 लोग थे। साइकिलिंग करी, फिर उसके बाद अब हमें लगा कि साइकिलिंग अच्छी चीज़ है और कोविड चल रहा है तो सेहत से रिलेटेड कोई रोक भी नहीं रहा है। हाँ। तो साइकिलिंग के साथ-साथ फिर हमने ट्रैकिंग चालू करी, जंगल कोर कैंपिंग और ये सारी चीज़ें आस-पास जी। निदान में, कटाव में, बरगी डैम में, इन सब हम्म। जगह पे हमने भेड़ाघाट वगैरह में नाइट कैंपिंग करी। 2-2 दिन हम लोग टेंट लगा के वहाँ रुकते थे जी। और साइकिलिंग चलाते थे। ऐसे करके 2019 से हमने टीम तैयार करी और 120 बच्चे फिर हमारे पास जुड़ते गए। उसमें से फिर हमने एक बार हमटा पास करा दिया हिमाचल प्रदेश में, फिर केदारकांता ट्रैक कराया उत्तराखंड में। तो जी। हर साल ऐसे 7 से 8 बच्चे हमें मिलते जाते हैं, जो माउंटेनिंग में फिर नेशनल लेवल पे बढ़ रहे हैं। जी। तो ये बताइए कि ऐसा कोई यादगार पल या कोई घटना जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरे साथ तो मतलब माउंटेन में घटनाएँ होती रहती हैं। जी। पर अभी अफ्रीका के टाइम पे जब मैं किलिमंजारो सबमिट करके आया, तो मेरा पासपोर्ट गुम हो गया था वहाँ पे, मतलब बैग चोरी हो गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं इंडिया कैसे जाऊँगा बगैर पासपोर्ट के, जाने नहीं मिलेगा और दूसरे दिन मेरी फ्लाइट थी और वो फ्लाइट मेरी छूट गई। ओके। तो फिर मैंने जबलपुर में जो मेयर हैं जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, जी। उनको कॉल किया वहाँ पे और यहाँ रात को 2 बजे थे मुझे याद है, तो मैं वहाँ से व्हाट्सएप कॉलिंग किया, हम्म। फ़ोन उठाया और मैंने उनको बताया कि चाचा जी ऐसा-ऐसा हो गया, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है और अब मुझे इंडिया आना है। मैं रोने भी लगा कि मतलब क्या होगा, हाँ, क्योंकि कैसे पहली बार होगा? मैं इंडिया के बाहर गया था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप आराम से रहो वहाँ, मैं सब कुछ मैनेज कराता हूँ। तुम 4 दिन मस्त अफ्रीका गए हो, दोबारा तो तो घूम जाना के होगा नहीं होगा, तो जी। आप आराम से घूमो। जी। मैं 4 दिन वहाँ आराम से पूरा अफ्रीका घूमा, फिर उन्होंने मेरा ई-सर्टिफ़िकेट बनवाया और फ्लाइट की टिकट्स कराई और फिर मैं रिटर्न इंडिया आया। हम्म। उसके अलावा जो माउंटेनिंग फील्ड में जो हादसे होते हैं, वो तो यादगार होते हैं। मतलब कोर्स के टाइम हमने देखा कि अभी हम एडवांस कोर्स में थे, तो हमारे सामने ही एक आरपीएफ का एक माउंटेन के लिए क्लाइंब करने के लिए एक टीम जा रही थी। जी। तो उनके पास माचिस नहीं थी, हम्म। मतलब माचिस गीली हो गई होगी या माचिस खत्म हो गई थी। उस कारण से उनका वो पूरा कैंप वापस आ गया, ओह! छोटी-सी गलती कारण। बताइए। और एक हादसा और था, हम जब अभी नेपाल से हम जब एचएमआई से कोर्स करने ऊपर पहुँचे, तो वहाँ पे हमारे साथ में ही मतलब जो बॉल होती है जिसमें हम क्लाइंबिंग करते हैं, तो हम एक रोप में बंधे होते हैं, जी। उस रोप में क्लाइंबिंग करते हैं। जी। और रोप में एक पीटोन लगा होता है, आइस पीटोन, जो कि बर्फ में लगा होता है और उसमें रस्सी पास होती है, जिससे हम विले वगैरह देते हैं। वो पीटोन निकल गया, तो जो बंदा उसमें वो कर रहा था, क्लाइंबिंग कर रहा था, वो नीचे आ गया, फॉल हो गया ओह! उसका। जब वो फॉल हुआ तो उसका एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसी सारी चीज़ें हम फेस करते हैं हर एक कदम में। कई बार ऐसा होता है स्नो ताज़ी-ताज़ी गिरती है और हम 2 कदम आगे चलते हैं, एकदम से हम क्रिवास में चले जाते हैं अंदर। हाँ, अंदर चले तो गए। तब तो क्रिवास में तो ऐसा है कि अगर आप ज़्यादा नीचे चले गए, तो आपकी टीम भी आपको छोड़ के चली जाएगी। अगर आप आवाज़ भी दे रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, अगर हम अच्छा। आपका रेस्क्यू कर सकते हैं, बनता है हमसे और लग रहा है कि हम आपको निकाल सकते हैं, अगर आप कॉन्शियस हैं या अनकॉन्शियस जो भी, वो हुँ। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या हैं। हाँ, कि क्योंकि आपको निकाला जाएगा या छोड़ के चले माउंटेन में जाएँगे। तो ये है कि आप अपनी अगर खुद की मदद कर पा रहे हैं, वही बड़ी चीज़ है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होता जाता है, बाजू वाला देखते रहता है और मतलब कोई मदद नहीं होती। हाँ। माउंटेनिंग की फील्ड में ही हमारे में हार-जीत नहीं होती, जीना-मरना होता है। मतलब हर एक कदम पे हमारे मौत है। हुँ। अगर हमने कोई भी गलत डिसीजन लिया या गलत चीज़ करी तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अभी जैसा आपने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको बॉडी वहीं छोड़ दी जाती है। ऑब्वियसली क्योंकि इतना वेट लेके लाया नहीं जा सकता और बिल्कुल। कौन काम छोड़ के आएगा। लेकिन तो कभी ऐसा हुआ कि आप गए तो आपको किसी की बॉडी मिली हो? हाँ, बिल्कुल। मैं माउंट जोगिन जब गया तब 2 लोग रेस्क्यू करके नीचे बॉडी लेके आ रहे थे। उसके बाद जब मैं नेपाल में कैंप में था तब भी ऐसा हुआ है। नेपाल वाले कैंप में तो एवरलॉन्च आया, बर्फ का तूफ़ान, और जितने लोग वहाँ कैंप साइट में थे उन सबको ले गया। उसमें से कुछ लोग बचे, किसी का पैर टूटा, किसी का कुछ। पर जो लोगों की डेथ हुई, अगर वो टूरिस्ट थे, मतलब विदेश के थे, ओके। उनको नहीं ले जाया गया, वहीं है। माउंट एवरेस्ट में भी हम सुनते हैं, देखते हैं, क्योंकि एवरेस्ट बेस कैंप जिन लोगों ने किया वो बताते हैं कि अभी भी माउंट एवरेस्ट में लगभग 1300-1400 बॉडियाँ तो ऐसी हैं जो दिखती हैं। मतलब अगर आप हुँ। माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं तो एक डेड ज़ोन होता है, कैंप हुँ, 4 हुँ। जो डेड ज़ोन है, वहाँ पे ऐसे बॉडियाँ पड़ी हुई हैं। हुँ। लोग उनका सामान यूज़ कर लेते हैं। हाँ। कोई गैस रेगुलेटर यूज़ कर रहा है, कोई ग्लव्स, मतलब हाँ, ऐसा होता है। जो इसके बाद जिसकी जो नीड हाँ, होगी। जिसकी जो नीड होती है, मतलब माउंटेन में बॉडियाँ मिलना आम है। और हाँ। एवरेस्ट में तो ऐसा है कि मेला लगा हुआ है बॉडियों का। अच्छा। जैसे कचड़ा पड़ा रहता है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हुई हैं वहाँ। हुँ। इस लेवल पे अगर मतलब बोला जाए तो ये है कि टफ इसलिए बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को। कुछ लोग चढ़ जाते हैं पर उतरते समय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ ऑक्सीजन पे है। आपकी बिल्कुल। ऑक्सीजन खत्म हुई, आपका कोई वो नहीं है। कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लिया 60 दिन के लिए, पर 7 दिन 3 दिन तो हम ट्रैफिक में ही फँसे हुए हैं। हाँ। हमारा ऑक्सीजन वहाँ यूज़ हो गया।
अगर अब हम रिटर्न आ गए तो बच गए, लेकिन अगर हम ऊपर गए तो फिर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। हाँ। ऐसा भी होता है। इसके तो बाद अभी ट्रैफिक मीन्स क्या मतलब? ट्रैफिक अभी बढ़ रहा है। ट्रैफिक मतलब और लोग पहले भी जो एवरेस्ट, जा हाँ, रहे हैं। पहले एवरेस्ट लोग कम चढ़ते थे जी। और एवरेस्ट महंगा भी है, अभी भी लोग कम चढ़ते हैं। मतलब आप देखेंगे तो जबलपुर मध्य प्रदेश से बहुत कम ही लोग आएंगे, 6 से 7 8 लोग ऐसे ही नाम आएंगे। जी। जबलपुर से तो मुझे नहीं लगता भी कोई है। पर अब जो ट्रैफिक बढ़ रहा है वो ट्रैफिक इसलिए बढ़ रहा है कि जो रूट सरल होता है लोग उस पे जाना पसंद करते हैं। जी। सरल होने के बाद अब सरल रूट है लेकिन ऑक्सीजन लेवल तो कम है, हाँ, ठंड तो उतनी पड़ रही है, बिल्कुल। टेम्परेचर उतनी है, माइनस, माउंट एवरेस्ट में -42 से स्टार्ट होता है, 56 52 55 ये वहां कंटिन्यू रहता है, इससे कम नहीं होता है। तो ये सारी चीजें तो आपको फेस करनी है। अब लोग क्या करते हैं, इसकी तैयारी नहीं करते हैं। मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ माउंट एवरेस्ट तक, पर मैंने इसके सारे कोर्सेज किए हैं, बेसिक कोर्स किया है, एडवांस कोर्स किया है, जी। 2-3 एक्सपीडिशन किए हैं बड़े बड़े। फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ, पहले मैं 6000 मीटर की एक हाइट चढ़ा तो मेरी बॉडी मुझे समझ में आई कि इस फील्ड की है कि नहीं है। फिर उसके बाद अब मैं 7000 का चढ़ूंगा, फिर मैं 8000 सोचूंगा माउंट एवरेस्ट। तो मैं अगर एक एक कदम चढ़ूंगा तो मुझे नॉलेज भी होता जाएगा और मेरी बॉडी वैसी बनती जाएगी। पर अभी जो हो रहा है ना, वो लोग, नॉलेज नहीं है माउंट रनिंग का, पैसा है, 27 लाख रुपए दिए, 30 लाख रुपए दिए और एवरेस्ट के पास पहुंच गए और चढ़ना स्टार्ट। वहां कई बार सिचुएशन ये आती है कि हमारा जो शेरपा होता है वो भी हमें छोड़ के भगाता है। अगर उसको लग रहा है कि इसके साथ हम भी मर जाएंगे, पैसा तो वो ले रहा है, अगर उसको ये लग रहा है कि इसके साथ हम भी मर जाएंगे तो वो भी नीचे हो जाएगा, छोड़ देगा आपको। फिर आप उस जगह किस पे बोलेंगे, किसको बोले, वहां कोई किसी की नहीं सुनता माउंट एवरेस्ट। तो ये सारी अगर आप तैयारी के बाद चल रहे हैं तो फिर एक्सीडेंट वगैरह कम होंगे। तो जो ट्रैफिक बढ़ रहा है वो इसी कारण है, नॉलेज नहीं है व्यक्तियों को, जुमार फंसाते नहीं आ रहा और हम आप जुमारिंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें होती है। ऐसे हादसे मैंने बहुत सारे देखे हैं और फील किया हूँ। इसके बाद मैं अमरनाथ गया था अभी लास्ट टाइम। अमरनाथ में मेरी आंखों के सामने बादल फटे, मतलब मैं लगभग 2 किलोमीटर दूर था और वहां बादल फट गए, तबाही मची हुई थी, सारी चीजें, रोना गाना। और जबलपुर से मेरे साथ में मतलब पूनम मैम और 2-3 लोग थे, रुचि केसरवानी करके, तो मैं उनके साथ गया था। मैं घूमने पर्पज से गया था और अपनी प्रैक्टिस पर्पज से कि चलो अमरनाथ घूमना भी हो जाएगा। और वो मुझे ले गई थी एज अ ट्रैक लीडर कि अंकित हमारे साथ रहेगा तो हम इजीली पैदल अमरनाथ कर लेंगे, नहीं तो उनका प्लान हेलीकॉप्टर का था। पर उस टाइम पे भी ये हुआ कि बादल फटे और तबाही मच गई, लगभग 350 से लेके 700 के बीच में लोगों की डेथ हुई। कुछ बॉडियां आई, कुछ बॉडियां पानी में बह गई। तब वहां रात में ऐसा आ गया कि वहां खाना आना कुछ नहीं था, अब सरवाइव करना था। तो मैं माउंटेनिंग से फील्ड में था, मेरे से बैठा नहीं गया और मैं उठ के वहां पे गया सीआरपीएफ के पास। तो जब वहां पे जो फौजी लोग जो तैनात थे, जो वहां मदद कर रहे थे, क्योंकि बीच का पुल टूट गया था तो बाकी की आर्मी आ नहीं पा रही थी, और जिनको चोट थी तो उनकी दवाई हो रही थी, और जो लोग खत्म होते जा रहे थे उनको उठा के टेंट में रखा जा रहा था। तो मुझे ये लगा कि बैठने से अच्छा मैं इनकी मदद करूं। तो मैंने लगभग वहां 2 दिन कंटिन्यू एनडीआरएफ और सीआरपीएफ की टीम के साथ वहां काम किया। एनडीआरएफ की टीम के जो सर थे उन्होंने मुझे लास्ट में बधाई भी दी और बोला कि बेटा मतलब ऐसे कैसे कर ले, तो लोग यहाँ डर रहे हैं, नीचे जाने की सोच रहे हैं और तुम और ऊपर आ रहे हो और हमारी मदद करो। तो मैंने उनको बताया कि मैं माउंटेनिंग की फील्ड से हूँ और हमारे में सर्च एंड रेस्क्यू ये सारे कोर्सेज होते हैं और मुझे मौका मिला यहाँ सेवा देने का। तो फिर मैंने अपने जबलपुर वालों को तो निकाला ही सेफली, और भी जगह के जो लोग थे और वो आज मेरे से जुड़े भी हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद करी है। तो ये सारी सिचुएशन मैंने देखी हैं खुद आंखों से। बिल्कुल। तो आप लोग जब चढ़ते हैं कोई भी आप माउंटेन, तो पूरी टीम चढ़ती है, हाँ, मतलब इंडिविजुअल नहीं चढ़ा जाता, तो उसमें आपका मेडिकल स्टाफ भी होता है बिल्कुल। जो आपके साथ चलते हैं ऊपर। ओके। तो ये बताइए एज ए करियर ये कितना सेफ है? करियर तो मतलब सेफ तो नहीं है ये, मतलब हर एक कदम पे आपको कुछ ना कुछ फेस करना होगा। पर हाँ, अगर आप फ्यूचर में इसमें अपना करियर बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं, अगर आप एडवेंचर लाइन वाले हैं, आपको एडवेंचर पसंद है, ये सारी चीज़ें, तो जैसे मैं हूँ, मैं इस फील्ड में पागल हूँ कि मुझे ये लगता है कि मुझे जो करना है माउंटेनिंग में ही करना है। तो मेरा वैसे ड्रीम तो है कि मैं डीएसपी बनूं, एमपी पुलिस में अपनी सेवाएं दूं। पर माउंटेनिंग के साथ मुझे करना है, पहले मेरा ड्रीम है कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। जो इसमें करियर है वो यही है कि आप अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ लेते हैं तो आपको तेंजिंग नोर्गे अवार्ड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आप मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने स्टेट में विक्रम अवार्ड दिया जाता है। तो आप इसमें करियर बना सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं साहस्य खेल में रखा गया है और नाम तो है पर रिस्क बहुत है। रिस्क बहुत है, बिल्कुल। तो ये बताइए आपका विजन क्या है, या फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? पहले तो मैं विश्व के 7 महाद्वीप में पहुंच के भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराना चाहता हूं, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वहां पहुंच के भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराना चाहता हूं। 7 महाद्वीप में से मैंने 2 महाद्वीप कंप्लीट कर लिए हैं, अफ्रीका माउंट किलिमंजारो और यूरोप माउंट एल्ब्रूस। अभी मेरी ऑस्ट्रेलिया की तैयारी चल रही है,
तो तीसरा महाद्वीप की मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सातों महाद्वीप कंप्लीट हों और उसके बाद फिर मैं देश के लिए फिर कुछ अलग इस फील्ड के साथ साथ कुछ अलग और भी चीज़ें करूँ। ओके, तो मैं भी वहीं आ रही थी कि इसके अलावा जो माउंटेन क्लाइंबिंग है, इसके अलावा अंकित जी और क्या हॉबी रखते हैं अपनी? मैं बचपन से ही तो स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ और मैं पहले कबड्डी खेलता था। मैंने कबड्डी के जिला से लेके संभाग स्तर तक मैंने गेम खेले, इंटर स्कूल खेला है। फिर उसके बाद मैं एनसीसी के दौरान शूटिंग जॉइन किया और फिर मैंने शूटिंग जॉइन करी, उसमें भी इंटर बटालियन, इंटर ग्रुप होता है। शूटिंग खेली, उसके बाद मैं गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकेडमी जॉइन किया। वहाँ जाके मैंने शूटिंग करी। तो शूटिंग के साथ-साथ फिर मुझे लगा कि माउंटेनिंग करनी चाहिए। हुँ, उसके बाद मैं माउंटेनिंग में आ गया। माउंटेनिंग के बाद मैं अब ये लगता है कि माउंटेनिंग तो चलती है सीज़नेबल टाइप की। जी, मतलब हम 2 महीने पहाड़ों में, उसके बाद फिर 2 महीने यहाँ। तो यहाँ की क्या करें? तो यहाँ आने के बाद हमने युवा ट्रैफ़िक फ़ोर्स में भी काम किया है, जो कि अपने जबलपुर के ट्रैफ़िक को सुधारने में काफ़ी योगदान रहा है। जी, उसके बाद मैं स्वच्छता वॉरियर से जुड़ा और अभी जबलपुर स्मार्ट सिटी का साइकिल फॉर चेंज का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ स्मार्ट सिटी से। जी। नगर निगम स्वच्छता अभियान से जुड़ा तो उसमें कैप्टन रहा हूँ शहर का। तो ऐसी सोशल एक्टिविटी, ब्लड डोनेशन, ये वो मैं खुद 30 से 32 बार एसडीपी और ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। ओके, चलिए। तो ये बताइए चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो बस यही बोलूँगा कि मैंने जैसे सपना देखा, मैं इतने छोटे से गाँव से निकल कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, बस मेरा सपना था। आप सब भी एक सपना देखिए और सपने को बस खुली आँखों से देखिए। कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, अगर आप सोच लेते हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, बहुत बार ये होता है कि हम कोई चीज़ करते हैं पर हमें सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलती है अगर हम समझें तो, क्योंकि जी, हो सकता है हम जिस फ़ील्ड में पहुँचे उसमें हमारा करियर ना बने। हुँ, पर एक ये चीज़ अच्छी है कि हम उस चीज़ में इतना सीख लेते हैं कि अगर कोई और व्यक्ति उस चीज़ में आएगा और अगर वो नहीं कर पा रहा तो हम उसको बता सकते हैं। जी, मतलब मैंने देखा कि मेरी माउंटेनिंग की जो फ़ील्ड थी, जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं अकेला था। पर आज मेरे साथ 120 से 130 बच्चे हैं और बहुत सारे लोग मेरे से अलग-अलग जगह के भी लोग जुड़े हैं, मतलब अपने प्रदेश के बाहर के लोग भी जुड़े हैं, जो मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं ऑनलाइन। अगर वो कहीं किसी ट्रिप में भी घूमने जा रहे हैं, तो वो सजेशन माँगते हैं कि अंकित भाई आप बताइए मैं इस जगह जा रहा हूँ, जाऊँ तो नहीं जाऊँ? तो बस वही है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, पहले तो आप उसमें फ़ोकस करिए और उसके लिए आपको दिन में 6 घंटे देना पड़ेगा, केवल उस काम के लिए। अगर वो पढ़ाई है तो आप पढ़ाई में 6 घंटे दीजिए, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में। मैंने तो बस यही रूल आज़माया है और मैं उसी को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। तो हम बातचीत का सिलसिला ख़त्म करें इसके पहले एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि जो आप ट्रेनिंग देते हैं, तो इसमें कोई ऐज लिमिट होती है? मैं लगभग 15 साल से ऊपर के बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ और ओके, मैं साइकिलिंग के साथ-साथ स्विमिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, कोर कैंपिंग, मतलब पूरा मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो अभी जैसे अभी के जो बच्चे हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, हाँ मोबाइल जी, वाले, जी, उससे जी। हट के। हुँ, हम लोगों को ये बता देते हैं कि परिस्थिति हमें क्या-क्या कराती है। बिल्कुल, और मतलब हम हर बच्चे को एक अच्छा मतलब बोलना चाहिए पावर। बहुत सारे बच्चे डरे हुए रहते हैं, रात को अंधेरे में सो नहीं पाते। पर हुँ, मेरे साथ जो बच्चे होते हैं वो जंगलों में, पहाड़ों में हम अकेले सोते हैं। हमने देखा कि हम जिस टेंट में सो रहे हैं वहाँ से बाजू से अजगर निकल रहे हैं। और ओह! हमने वो भी फेस किया है और हमारे बच्चों ने वो भी देखा है। तो जी, सारी चीज़ें हम ये सारी चीज़ें एडवेंचर पूरा रात को जो भी होता है वो सारा हम बच्चों को सिखाते हैं और फिर उनको छोटे-छोटे कैंप कराते हैं। 15 से लेके फिर ऊपर कोई भी करे, क्योंकि मैं तो 40 साल की मैम को तो 38 साल के सरों को भी ट्रेन जी, कराया हूँ। जी, जी। यानी आप एक प्रकार से हमारा पुराना भारत हमें लौटा रहे हैं कि तब जो बच्चे हुआ करते थे, तो वो बड़े निडर और साहसी हम लोगों ने जो बिल्कुल, पढ़ा है अपने शास्त्रों में कि पहले के हमारे आजकल जनरेशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। डरती भी है और खाना-पीना भी उतना अच्छा नहीं, नहीं नहीं, रहा है अब। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के जी, लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो हम बात कर रहे थे अंकित सेन जी से जिन्होंने अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं और इससे हमें पता चला है कि अगर पैशन हो तो इंसान को सफलता ज़रूर मिलती है, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसी तरह और भी जाने माने प्रसिद्ध चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।